स्वागत है आपका विजडम इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज में। हाँ जी, धन्यवाद सर। तो हमारे साथ साथियों, इस समय हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इंटरव्यू सभी बच्चों के लिए, ताकि अभी आपका जो इंटरव्यू शेड्यूल्ड है बायोलॉजी के वो आपके 2 से 6 दिसंबर के बीच में होने हैं। तो उसके अभी जो नए बच्चे हैं जिन्होंने पहले इंटरव्यू दे रखा हो तो फैमिलियर होंगे कैसी क्या सिचुएशन होती है। जो नए बच्चे हैं फर्स्ट टाइम है, उनके लिए हमने पहले एक वादा किया था कि हम 200 बच्चे आपके सर सबसे पहले तो कोई भी एग्जाम अगर देते हैं तो सबसे पहले आपको सिलेबस के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि बिना सिलेबस के आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले सर मैंने जैसे ही नोटिफिकेशन आई थी उस टाइम पीजीटी बायोलॉजी के लिए, तो सबसे पहले मैंने सिलेबस को देखा कि हमारे सिलेबस में कहाँ से क्वेश्चन आएंगे और कहाँ से, मतलब कितना बड़ा सिलेबस है। बिल्कुल। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो जैसे बेस्ट अपने लिए एनसीईआरटी जो बुक है उनसे तो प्रिपरेशन हमने की। साथ में जो भी एक्स्ट्रा बुक मिली, जैसे अपने पास मॉडर्न की बुक है जो मॉडर्न बायोलॉजी की 11-12 की आती है, तो वहाँ से भी हमने तैयारी की है। अच्छा, बिल्कुल। ये टाइम देख के कि मेरे पास इतना टाइम है तो मैं इतने दिन में इसको कवर कर सकता हूँ। हाँ जी, टाइम तो वही है ना कि अपने लिए जैसे कि 3 से 4 महीने का टाइम था उस टाइम। अच्छा, तो हमने उस हिसाब से सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन सी यूनिट सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, कौन सी हमें आती है अच्छे से, और जो नहीं आती पहले सबसे पहले उनको टारगेट किया हमने। हाँ, उसके बाद जो आती है उसको। बिल्कुल बढ़िया। हाँ जी। तो आपने कोई मतलब प्री के लिए बच्चों के काफी थोड़े डाउट रहते हैं कि कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, उस पर आपका क्या सोचना है? कोचिंग तो सर ऐसे है कि टाइम बिल्कुल थोड़ा होता है और कोचिंग का टाइम इतना है नहीं बिल्कुल। वैसे अगर सेल्फ स्टडी करो ना आप, बिल्कुल, तो भी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। साथ में जैसे ही कोई टॉपिक आपने पढ़ा कुछ भी यूनिट से, तो आपने जो प्रीवियस ईयर नीट में जो क्वेश्चन आते हैं सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट है वो चीजें। जो नीट के क्वेश्चन आते हैं वो लगा के देखो आप, तो आपकी प्रिपरेशन में अगर क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं तो प्रिपरेशन आपकी सही दिशा में जा रही है। बढ़िया। मतलब ये है कि भाई कोचिंग अगर आपके पास आप तैयारी 4-5 महीने पहले स्टार्ट कर रहे हो, कोचिंग का कोई बेनिफिट है नहीं। कोचिंग का वो है ना सर कि टाइम बहुत कम होता है और जो सिलेबस है वो लेंथी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोचिंग में वीडियो देखना, फिर उनको नोट्स बनाना, फिर नोट्स को याद करना थोड़ा टास्क है। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि सेल्फ स्टडी में हम अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, किसी यूनिट को छोड़ भी सकते हैं, टाइम ज्यादा दे सकते हैं। तो बढ़िया ये है सर कि अगर आप पूरा सिलेबस, तो किसी से बहुत ही कम बच्चे हैं तो पूरा सिलेबस करके जाते हैं। लगभग आपको टारगेट करनी पड़ती है कि जो जैसे 5 यूनिट है तो 4 यूनिट या 4.5 यूनिट के आसपास आप टारगेट करके लेके चल सकते हो। हाफ एंड 1 यूनिट आप छोड़ भी सकते हो अगर आपको नहीं आता तो। पर जो भी यूनिट करो उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से आपको करनी चाहिए। अगर आप वो भी डिले डाले कर रहे हो तो उसका फिर आपको दिक्कत होगी बाद में। बिल्कुल सर। अच्छा, उसके बाद परी हुआ, फिर आपने परी दिया और परी का रिजल्ट आया, आपका परी क्लियर हुआ, वहां से जिस दिन आपका रिजल्ट आया वहां से फिर आपकी मेंस की एक अलग तैयारी स्टार्ट होती है। तो फर्स्ट टाइम आपने एग्जाम दिया हरियाणा का एचपीएससी का, उससे पहले तो होता नहीं था रिटर्न, फर्स्ट टाइम। तो वहां से उसकी तैयारी आपने कैसे की, क्या माइंडसेट था? डाउट में था, डाउट भाई आज से पहले एग्जाम हुआ नहीं है, फर्स्ट टाइम रिटर्न एग्जाम हो रहा है आईएएस के पैटर्न पे, तो वो आपका टाइम का शेड्यूल कैसे आपने मैनेज किया, कैसे उसको आपने तैयारी की, वो एक बार थोड़ा बच्चों को आप बताइए, आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी मेंस के लिए? सर जैसे ही परी का रिजल्ट आया, हमने परी का पेपर दिया, उसमें ये था लगभग कि हम क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि 4 गुना में आने की, जो 4 गुना में आना था हमें। 4 गुना का फॉर्मूला है एचपीएससी का। तो हाँ, उस 4 गुना में आने के बाद जैसे रिजल्ट आया तो हमने ये नहीं सोचा कि एग्जाम महीने बाद होगा या 2 महीने बाद होगा, तुरंत जस्ट 1-2 दिन के बाद ही हमने पढ़ तो रखा था पहले परी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद रिटर्न की तैयारी सबसे जो मेन है ना, आपको लिखना है। हाँ, वो लिखने के लिए आपको पहले पढ़ना भी है, और लिखना ये नहीं कि कितना भी लिख दो, मेन चीजें लिखनी है आपको, उसके अकॉर्डिंग टाइम मैनेजमेंट करना है। तो शुरू में तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि आपको लिखना कैसे, कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप कैसे अटेम्प्ट करते हो, और उस क्वेश्चन में आपको कितना टाइम मिलेगा। जैसे कि 15 क्वेश्चन आते हैं अपने पास और 3 घंटे का टाइम होता है, तो उसके हिसाब से आपको भाई एक क्वेश्चन में कितना टाइम देना है। बिल्कुल। तो पहले हमने पूरा रिकप से अच्छे से तैयारी की, उसके बाद रिटर्न करनी जरूरी है। आपको 3-3 घंटे के जो सेट लगाने हैं, जैसे लगातार 3 घंटे लिखने हैं आपको, तो जैसे ही आप कोई क्वेश्चन पढ़ते हो उसका पूरा फ्रेमवर्क तैयार कर रहे हो, कैसे आपको लिखना है उस पेपर को, कैसे पेपर में अटेम्प्ट करना है। बिल्कुल। और पूरी उसका स्ट्रक्चर बनाना आपने बनाया, पहले इंट्रोडक्शन, फिर उसकी बॉडी में मैं क्या क्या लिखूंगा, हाँ जी, कंक्लूजन की तरफ मैं कंक्लूजन में क्या लिखूंगा, फिर टाइम मैनेज करना है आपको। 18 क्वेश्चन में से आपको 3 घंटे में 15 क्वेश्चन करना है, जिसमें पेंसिल अलाउड नहीं है। हाँ जी, ये बोल पेंसिल क्या, जैसे एक पेन से आप लिख सकते हो, ब्लैक या ब्लू पेन से। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको लिखने के लिए ना बिल्कुल ब्लैक शीट मिलेगी, लाइनदार शीट नहीं मिलती वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो कई बच्चे जैसे हम शुरू से ही लाइनदार शीट पे लिखते आ रहे हैं, हमें प्रैक्टिस नहीं है व्हाइट पेज पे लिखने की। बिल्कुल, फर्स्ट टाइम ये पेपर कंडक्ट हुआ, मतलब ये फॉर्मूला बना था ऐसे लेने का। हाँ, तो ब्लैंक शीट पे लिखने की कोशिश आपको करनी चाहिए। और लिखते हुए देखो सारे क्वेश्चन जो भी पेपर में अटेम्प्ट करता बच्चा, लिखता तो सारा वही है, पर आप उनसे क्या अलग लिख रहे हो, कितना अच्छा लिख रहे हो, कैसे फ्लो चार्ट बना रहे हो, तो वो सबसे अच्छा मेरे हिसाब से मार्क्स गेनिंग होता है। हाँ, तो फिर जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस हुई, उसके बाद आप पेपर में बैठे, तो जिस टाइम पेपर में बैठे आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने 18 में से, और क्या आप मतलब पेपर में सेटिस्फाई थे? देखो जैसे हमारी तैयारी थी, तो जैसे हमने पेपर को देखा, तो पेपर का जो फ्रेमवर्क था ना, वो ये नहीं कि आप जैसे बॉटनी के स्टूडेंट हो या बायोलॉजी जैसे एमएससी में बियोलॉजी के स्टूडेंट हो, तो आपको एक तरफ से पेपर नहीं मिला, आपको पूरा लाइफ साइंस पूरा कवर पेपर मिला। इसको देख के आपको मतलब कि आपने अच्छे से अटेम्प्ट करना है, तो इसके लिए आप पहले तो पेपर को देखो भाई, सबसे बेस्ट आपको क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे पहले आपको अच्छे से
क्वेश्चन आते हैं आप उनको अटेम्प्ट करो। अच्छा। हाँ जी सर। तो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए सर आपके उसमें रिटर्न में? देखो सर टाइम बहुत कम होता है, तो उसके हिसाब से जैसे हमने जो पहले क्वेश्चन थे ना, पहले 1 से लेकर 10 तक, हाँ, तो उसमें हमने ट्राई किया कि ज्यादा से ज्यादा जैसे 3 से 4 पेज, जैसे खड़े 2 सिंगल पेज, हाँ, हाँ, कम से कम 4 पेज या 3.5 पेज का क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। उसके बाद जो टाइम होता है ना सर बहुत कम बचाता है। उसके बाद अगर आप स्पीड अच्छी है तो बता रहा हूँ मैं, तो उसके बाद आपको जो लास्ट वाले क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट करने के लिए आपको ये मान लो बहुत कम टाइम मिलता है, तो आपको 1.5 पेज आप हिसाब से मतलब सिंगल पेज खड़ा है समझ तो। हाँ हाँ जी हाँ जी। तो मतलब ये है कि कहने का कि भाई आपका ये तरीका ये था कि भाई मैं रिटर्न इस हिसाब से करूंगा, मेरी चेकिंग पहले 10 क्वेश्चन में मेरी अच्छी चेकिंग, हाँ जी हाँ जी, उसके बाद मतलब नेक्स्ट 5 क्वेश्चन बचते हैं उनको मैं पूरा कर दूं, उसमें मार्किंग चाहे थोड़ी कम हो लेकिन ये है कि कुछ नंबर मेरे को मिलते हैं। हाँ जी सर। एक बात ये है ना सर कि आप क्वेश्चन जैसे 10 कर रहे हो और आपने पूरी लेंथ कर दी है, तो आपको 10 क्वेश्चन में से नंबर मिलेंगे। और अगर बात नहीं आता है आप उसमें कितना लिख लो। हाँ हाँ, अगर आप 15 क्वेश्चन कर रहे हो और क्वेश्चन छोटे छोटे हैं तो आपको 15 में से नंबर मिलेंगे, तो वो अटेम्प्ट ज्यादा से ज्यादा करने की थोड़ी कोशिश करो, बाकी 12 से 13 क्वेश्चन अटेम्प्ट अच्छा माना गया। अच्छा, अब 12 से 13 का अच्छा अटेम्प्ट माना गया। जैसे कई डाउट आए, हमने 12 से 13 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 14 भी किए, 15 भी किए, लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इसके पीछे आप क्या मेजर कारण मानते हो? क्योंकि आप सिलेक्टेड कैंडिडेट हो, आप थोड़ा अच्छे से उसको डिस्क्राइब कर पाओ। देखो जी सर, सबसे पहले जो सब्जेक्टिव पेपर होता है ना, उसमें एक तो आप कितना कुछ लिख रहे हो वो तो मायने रखता है, साथ में जो चेकिंग कर रहे हैं टीचर जो बैठे हैं उन पे भी डिपेंड करता है कि वो आप किस मेंटलिटी से या फिर उनको कैसा पेपर लिखा हुआ चाहिए, तो वो भी सबसे बड़ी चीज है जो मेरे को लगता है कि भाई इसमें हो सकती है। मतलब जो आपकी चेकिंग टीम है वो भी डिसाइडर है कि भाई। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा। उसके अलावा सर जैसे आपने उदाहरण के तौर पे मान लो पहले यूनिट टैक्सोनॉमी आपका जो सिलेबस दिया हुआ है बायो का, हाँ जी हाँ जी, तो जैसे मैं थोड़ा डीप जा रहा हूँ उसमें क्योंकि बच्चे को हम डेप्थ में बताना चाह रहे हैं। जैसे आपने टैक्सोनॉमी ली यूनिट आपने तो आपने उसमें मतलब आपने तो देखो प्री में पढ़ लिया था उसके बारे में। हाँ जी सर। मेंस में आपने क्या किया? क्या आपने अपनी तरफ से भाई एंथू मतलब ऐसे क्वेश्चन बनाए कि इसमें कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं अपने क्वेश्चन बनाता हूँ, क्या इस तरीके से भी प्रैक्टिस की आपने? हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। जैसे कि कोई भी यूनिट है तो हमें अंदाजा हो जाता है कि लगभग 20 क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर हमारी जो एनसीईआरटी है उसके हर एक चैप्टर खत्म होने के बाद आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वहाँ पे, तो वहाँ से भी आप क्वेश्चन उठा सकते हो, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। और पढ़ते टाइम भी आपको एहसास होगा कि यहाँ से जैसे टैक्सोनॉमी क्या होती है वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, आया था। उसके बाद क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि आप जो पेपर हुआ उसमें आया था, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। और जैसे आप मॉडर्न या फिर कोई अदर बुक यूज करते हो ना, उससे भी आपको क्वेश्चन में हेल्प मिलती है। ओके, मतलब भाई कुल मिला के कि नॉलेज जो है आपको वो आपको आपके माइंड में होना चाहिए टैक्सोनॉमी में है क्या। हाँ जी सर। बात वो सिर्फ वही आ गई फ्रेमिंग पे आ रही है, पावर कितनी अच्छी है क्वेश्चन को लिखने की, फ्रेम करने की। हाँ जी सर। हाँ जी। क्या आप सजेस्ट करते हो बच्चों को कि रिटर्न के लिए भी आपको कोई कोचिंग की जरूरत है, बहुत ही जरूरत ज्यादा होती है रिटर्न के लिए, या खुद मैनेज हो सकता है? देखो सर, अगर आपका प्री क्लियर हो गया तो आपको बेसिक नॉलेज तो है, ये मानना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये सच्चाई। हाँ हाँ, अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो आपको कोचिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिटन एग्जाम में आपको सेल्फ स्टडी और खुद का जो टाइम मैनेजमेंट है वो सबसे जरूरी है, वो करना चाहिए। अगर आपकी ये दोनों चीजें हो जाती है, बेसिक कंसेप्ट क्लियर आपके और टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छा है और रिटन में आप अच्छा लिख सकते हो, तो आपका मतलब वो कंट्री अच्छे, हाँ वो कंटिन्यूएशन बन जाएगी। हाँ जी सर। हाँ जी। अच्छा, जैसे ही मतलब ये रिटर्न का ये है कि भाई आप स्पेसिफिक यूनिट वाइज कंटिन्यू चले, अपने जो आप पढ़ रहे हो उसके बात रखें, तो जो मेन काम है वो आपको क्वेश्चन की फ्रेमिंग पे ध्यान देना, मैक्सिमम करनी। हाँ जी सर। हाँ जी। जैसे आपने रिटर्न एग्जाम दिया, क्या आप श्योर थे कि मेरा सिलेक्शन होगा, या श्योर इसमें मतलब श्योर कोई हो ही नहीं सकता है? हाँ जी सर। उस टाइम मतलब आपके दिमाग में क्या चल गया था? देखो जैसे पहली बात तो हम जैसे रिटन एग्जाम में बैठे उस टाइम हमारे पास सामने क्वेश्चन था और क्वेश्चन का हमें आंसर करना था। तो जितना हमने पढ़ा था, जितनी भी तैयारी की थी, उसके हिसाब से अपने क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करने की कोशिश की, क्वेश्चन पेपर को पूरे को। ठीक है। तो उसमें से लगभग 12 से 13 क्वेश्चन तो सही से अटेम्प्ट हो गए, सही से मतलब 10 क्वेश्चन अच्छे से और 2-3 क्वेश्चन ठीक ठाक। और जो लास्ट के 2-3 क्वेश्चन थे उनमें सिर्फ सिंगल पेज लिखा गया था। फिर वही है ना, एग्जाम देने के बाद ये लगा था भाई कोई कमी रह गई है, अगर थोड़ा सा टाइम और मिलता तो थोड़ा और अच्छा कर सकते थे, मतलब टाइम तो अपने पास लिमिटेड है। हाँ जी, मतलब ये था कि भाई श्योरिटी नहीं होती है। हाँ, श्योरिटी नहीं थी सर। श्योरिटी ये है भाई हमने लिख दिया, पेपर अटेम्प्ट कर दिया, तो रिजल्ट देखिए और एग्जामिनर पे देख के डिपेंड करता है कितना कुछ नंबर देते हैं, मार्क्स देते हैं जी। अच्छा, फिर आपका मतलब रिजल्ट आता है रिटर्न का, रिटर्न क्लियर होता है आपका। हाँ जी। उसके बाद की प्रोसेस क्या कुछ रही सर, और उसके बाद की प्रिपरेशन, मेंटल जो प्रिपरेशन है, क्योंकि रिटर्न आपने कर लिया, ट्रेनिंग आपने कर लिया, अब है आपकी पर्सनैलिटी सेट है, वो प्रोसेस क्या रहा? जैसे ही आपका रिटर्न रिजल्ट आता है उसके बाद क्या क्या स्टेप्स हुए वो आप एक बार सभी बच्चों को समझा दीजिए। देखो जी, जैसे हमारा रिटर्न एग्जाम हुआ 30 दिसंबर को था शायद उस टाइम। अच्छा अच्छा। तो एग्जाम हमने दिया और जैसे ही रिजल्ट आया एग्जाम का, फरवरी या जनवरी के आसपास रिजल्ट आया था उसका। तो रिजल्ट आने के बाद अब सब्जेक्ट नॉलेज का तो हमें पता था, सब्जेक्ट नॉलेज तो हमारे पास है। अगर फिर भी कुछ रिवीजन की जरूरत पड़ी तो हमने रिवीजन जैसे एनसीईआरटी बेस थोड़ा रिवीजन कर लिया, ये क्वेश्चन मेन आ सकते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लिया उसको। ठीक है। और उसके बाद जैसे कि हमने प्रीवियस इंटरव्यू थोड़ी यूट्यूब से हेल्प ली, भाई वहां से कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कैसे इंटरव्यू होते हैं। तो सबसे पहले तो ड्रेस का रहता है कि भाई आपको ड्रेस कैसी करनी है, ये तो ड्रेस का तो सिंपल सी फॉर्मल, अगर आपके पास पैंट शर्ट है, फॉर्मल शूज है तो आप पहन के जा सकते हो, ज्यादा हाई फाई कपड़े पहनने की जरूरत नहीं आपको। और जब आप क्वेश्चन
आपका एंजाइटी बेस थोड़ा रिकैप हो जाता है, आपको रिवाइज हो जाता है, तो उसके बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आता है कि सब्जेक्ट का तो क्वेश्चन हम बता देंगे। हाँ, सही बात है। तो एक मेन कोशिश सर ये करनी है, जैसे कि मैंने जो किया था, जैसे कि कुछ एक यूनिट ऐसी होती है जो अपने बिल्कुल हाथ रेडी होती है बिल्कुल, बिल्कुल, तो उन यूनिट्स को और अच्छे से कर लिया, ताकि अगर एग्जामिनर या जो भी इंटरव्यू लेने वाले हैं वो आपसे पूछे भाई आपको कौन सी यूनिट अच्छे से आती है, कौन सी यूनिट अच्छे से नहीं आती, तो पहले बात तो आप उनको बताओ कि मेरे को सब कुछ आता है, फिर भी कोशिश करो स्पेसिफिक, जैसे आपको कॉन्फिडेंस है जिसमें आप क्लेरिफाई कर सको अच्छे से इंटरव्यू को, तो वो यूनिट आप बताओ। जैसे कि मैंने प्लांट फिजियोलॉजी के लिए बताया था उन्होंने, तो वहां से क्वेश्चन आए थे, तो वो जो यूनिट बताओ आपको अच्छे से याद होनी चाहिए वो, ठीक है। जो भी बताओ आप उसमें भी फिर आप ऐसे अटक रहे हो तो वो थोड़ा इंटरव्यू में थोड़ा असर अच्छा नहीं पड़ता। मतलब ये है कि भाई आप इंटरव्यू से पहले आपको कोई स्पेसिफिक तैयारी की जरूरत नहीं है, आप अपना बेसिक टाइम निकाल के थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहिए। हाँ जी सर, हाँ जी। तो सबसे पहले जैसे रिटर्न हुआ उसके बाद आपके पास एसपीएससी में लेटर भेजा ईमेल पे। हाँ जी सर। ठीक है, और साथ में बच्चों का डाउट रहता है कि रिजेक्शन लिस्ट आती है। हाँ जी सर। तो रिजेक्शन लिस्ट का क्या टाइम भी देते हैं उसको, आपको मतलब दोबारा मौका देते हैं आप इसको हमको तो ठीक आपके डॉक्यूमेंट भेजो, कोई कमी है तो। हाँ जी सर, जैसे रिजेक्शन लिस्ट आती है एसपीएससी की, तो उसके बाद आपके पास मेल भी आती है जो आपने मेल एप्लीकेशन फॉर्म में दी है। हाँ। तो आपको बताया जाएगा कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स में ये कमी है, जैसे कि आपके पास बीएससी की डिग्री नहीं है, या फिर एमएससी के सब्जेक्ट नहीं है, या फिर एमएससी की डिग्री नहीं है, तो जो भी कुछ आपके जो डॉक्यूमेंट्स में आपको उनको कमी मिलेगी तो वो रिजेक्शन लिस्ट के अंदर डाल देंगे, आपके पास मेल कर देंगे वो। और फिर मेल आने के बाद आपको टाइम मिलेगा, जैसे कि 10 से 12 दिन का टाइम देते हैं, जैसे स्पेशली के बाद 10 से 12 दिन का टाइम दिया था, तो मान के चलो आप 10 दिन मिनिमम मिल सकते हैं आपको। तो उसके दौरान आपको जो भी आपकी डाउट है, जैसे एमएससी की डिग्री नहीं लगाई थी, आपने डीएमसी नहीं लगाई थी, तो उसको सिर्फ आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन अटैच करनी है उनके साथ एसपीएससी के पास भेजने के लिए, और आपके जो डॉक्यूमेंट रहते हैं उसके उनके पास देने के लिए उनको अटैच करके आप एक पीडीएफ फाइल बना के आप उनको मेल कर सकते हो, और एसपीएससी को मेल करने के बाद आप बस ये हो जाएगा हमारे डॉक्यूमेंट पहुंच गए। उसके बाद 2-1 दिन के बाद 2-3 दिन के बाद वो फाइनल रिजेक्शन लिस्ट डालते हैं। अगर आपके फिर भी रिजेक्शन कमी रह जाती है डॉक्यूमेंट्स में, तो फाइनल रिजेक्शन लिस्ट डालेंगे जिसमें आपको फाइनली बाहर कर दिया जाएगा। अगर डॉक्यूमेंट आपके प्रॉपर्ली ठीक है तो आपको जो टाइम पीरियड दिया गया है उसमें आप पहुंचा सकते हैं मेल के द्वारा, मेल के साथ, तो आपको मतलब कि वहाँ कंसीडर कर लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सर ने 2 चीजें बच्चों आपकी क्लियर की, रिजेक्शन लिस्ट का बताया, फाइनल रिजेक्शन लिस्ट का बताया, और उसके बाद ड्रेस का बताया। सिंपल आप फॉर्मल पैंट शर्ट और फॉर्मल जूते पहन के जा सकते हो, वो आपकी ड्रेस देखने वहां पे नहीं बैठे हैं, क्लियर इन्होंने बताया। अच्छा सर, उसके बाद आप जब जाते हो इंटरव्यू वाले दिन, हाँ जी सर, तो वहाँ आप क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाते हो, एक बार उसको थोड़ा सा रिकैप कर दो बच्चों को। देखो सर, इंटरव्यू लेने से पहले आपको जैसे स्पेशली में आपका 10 बजे इंटरव्यू है तो बुलाया, आप पहले तो कोशिश करो 9 बजे पहुंचने की या 8:30 बजे पहुंचने की। तो जैसे ही आप वहाँ पहुंचे हो तो सबसे पहले एसपीएससी आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करता है। ठीक है। हाँ जी, वहाँ पे टीम बैठी हुई मिलती है आपको एसपीएससी की, जो आपके डॉक्यूमेंट को अच्छी तरीके से वेरीफाई करेगी। ठीक है। हाँ जी, तो डॉक्यूमेंट आपको सारे लेके जाने हैं, जैसे कि आपकी 10th 12th ग्रेजुएशन मास्टर्स की जो भी डीएमसी है वो सारी डिग्री भी साथ में, और साथ में आपको जैसे कि आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको जो न्यूली ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो लेके जाना पड़ेगा साथ में। ठीक है, तो मतलब अपनी तरफ से सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। मतलब ये 10th 12th बीएससी पोस्ट ग्रेजुएशन एचटेट आधार कार्ड, हाँ सारे इनका सेट, वैसे तो सेट लेते नहीं वो, लेकिन सर वैसे दो सेट लेके जाओ वैसे तो मेरे हिसाब से, बाकी सेट लेते नहीं हो, फिर भी कोई कमी वगैरह ले जाती है तो मांग लेते हैं भाई आपका एक सेट दो, ये दो। ठीक है, तो 2 सेट लेके जाओ सर। 2 सेट सर ने बताया आपको लेके जाना। फिर आपकी जैसे ही डॉक्यूमेंट चेक हुए फिर बायोमेट्रिक होगी। हाँ जी सर। तो अंदर का माहौल कैसा होता है सर? बच्चे काफी घबराए हुए हैं, सुने हुए बच्चे हैं, तो उनको आप थोड़ा ये अंदर का माहौल आपको कैसा फील हुआ जैसे आपने एंट्री ली अंदर? देखो सर, जैसे ही हमने जैसे हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ उस टाइम भी हमारी एक दूसरे के साथ बातचीत हो रही थी। अच्छा, आपको बिठा देते हैं वहाँ एंट्री करने के बाद बैठा देते हैं वहाँ पे, और फिर क्या करते हैं कि वो 5 या 10 को ऊपर लेके जाते हैं, जैसे ग्राउंड फ्लोर पे बिठा दिया तो अब हमारा इंटरव्यू फर्स्ट फ्लोर पे हुआ था। ठीक है, तो उस दौरान 10 बच्चों को जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया उनको ऊपर बुलाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही उनको ऊपर बुलाते हैं वहां जाने के बाद घबराहट सर को पहली बार जो भी जाता है उसको होती है, मुझे भी घबराहट हुई थी, और ये हुआ था क्या पूछेंगे, कैसा इंटरव्यू होगा, सही से दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। फिर हमने एंट्री की तो वहाँ पे चिट सिस्टम था सर। अच्छा। हाँ जी, जैसे 3 रूम बनाए गए थे वहाँ पे इंटरव्यू के लिए, तो 3 रूम के लिए 3 चिट, जैसे A B C या 1 2 3 रूम नंबर की चिट बना के डाल दी। अच्छा। हाँ जी, तो डब्बे के अंदर से आपको चिट निकालनी है कि आप उसमें ये नहीं पता कि कौन सी भी आ सकती है, आपको 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। ठीक है। हाँ जी सर। तो आपने चिट उठाई, जैसे मान लो आपका आया 3, फिर आपको मतलब कुछ आपको कागज पेन कुछ नहीं लेके जाना, खाली हाथ गए हो आप? हाँ बिल्कुल खाली हाथ जाना है आपको, और सर इसमें एक चिट और देते हैं, वो जैसे आईडी कार्ड देते हैं आपको। अच्छा, वो आपको गले में पहनना है? हाँ जी, गले में पहनना है, जैसे कि 45 आता है, जैसे 47 कुछ भी नंबर दे सकते हैं, वो आपकी मतलब आइडेंटिटी होगी, मतलब रियल आइडेंटिटी आपको वहाँ पर डिस्क्लोज होगी। रियल आइडेंटिटी आपको बतानी नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है। अब पहले भी जो ऑफिसर है ना वहाँ पे, जो भी एसपीसी के ऑफिसर वहाँ, वो आपको बार-बार सजेशन करते रहेंगे भी आपको अपनी आइडेंटिटी नहीं बतानी, आप कहाँ से आए हो, आपने कहाँ से एमएससी की, कुछ नहीं बताना उनको। ठीक है। हाँ जी सर। अब मेजर क्वेश्चन जो सभी बच्चे इस इंटरव्यू के लिए मतलब सुनने के लिए आते होंगे, भाई आप इंटरव्यू रूम में दाखिल होते हो। हाँ जी सर। उसका क्या माहौल है, कितने मेंबर बैठे थे आपका इंटरव्यू लेने के लिए, क्या आप उनको पहले से जानते थे, क्या क्या आपसे पूछा, वो आप डिटेल में बताइए। एंट्री जैसे आपने रूम में इंटरव्यू, कैसे आप एंट्री आपने ली? देखो सर, जैसे मेरे को 2 नंबर रूम अलॉट हुआ। ठीक है, कमेटी बोल रहे थे, कमेटी सेकंड आपको अलॉट हुई? हाँ जी सर, कमेटी जो सेकंड है अलॉट हुई। उसके बाद जैसे हम वहाँ पहुंचे तो बाहर पीएन रहता है और साथ में चेयर रहती है वहाँ पे, अगर आपको कोई अंदर है पहले से तो आपको थोड़ी देर बैठा लिया जाएगा। ठीक है। फिर जैसे बेल अंदर से आएगी, बेल बजेगी,
तो आप क्या, आपको बोला जाएगा जाओ अंदर जाओ, ठीक है। तो उस टाइम घबराहट तो थोड़ी रहती है, पर जैसे ही आप अंदर गए वहाँ पे चेयर होगी और 5 मेंबर की जो कमेटी होता है ना, एक कमेटी में 5 मेंबर होते हैं। अच्छा, एक कमेटी में 5 मेंबर की? हाँ जी सर। ठीक है। तो 5 मेंबर की जो कमेटी होगी वहाँ पे बैठी हुई आपको मिलेगी, तो आपको आराम से बिल्कुल रिलैक्स तरीके से बोले जाएगा कि भाई यहाँ पे बैठ जाओ, ठीक है। तो आपको बिल्कुल बिना घबराहट के चेयर पे बैठ जाना है। जैसे कि मैंने भी किया था, बिना घबराहट बिल्कुल की, पर ये कोशिश की घबराहट दूर हो जाए, और जो कमेटी थी उन्होंने भी घबराहट दूर करने के लिए कोशिश की, भाई बिल्कुल ये कह दिया बिल्कुल आराम से शांति से बैठ जाओ। हाँ जी सर। अच्छा, जैसे आप बैठे तो सबसे पहले बच्चों का डाउट होता है कि मैं इंटरव्यू प्योर इंग्लिश में दूं, मैं प्योर हिंदी में दूं या मिक्स दूं, तो पहले तो आपने इंटरव्यू किस लैंग्वेज में दिया? सेकंड, सबसे पहला क्वेश्चन आपका, क्या आप नून मेंबर्स को जानते थे जो आपके पास इंटरव्यू लेके, वो भी एक बार बच्चों को क्लैरिफाई कर दीजिए। देखो जैसे हमने एंट्री की, हम बैठ गए चेयर पे, तो जो भी मेंबर थे मैं तो जानता नहीं था, हम जानते नहीं मिलेंगे उनको, क्योंकि वो बाहर की यूनिवर्सिटी के या फिर कोई प्रोफेसर वगैरह होते हैं। यही मैं बच्चों को समझाना चाह रहा था कि वहाँ पर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम होता है, आप किसी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम मिलेगा आपको, और आप चेयर पे बैठे हो, आपको आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी अपनी कि मैं कहाँ से आया हूँ, वो भी बोल देते हैं, आपको बताना नहीं है कहाँ से आए हो, कहाँ से कहाँ से। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा आपसे? अब आप लाइन वाइज बताते रहिए, बस से क्या आपने पहले अपना इंट्रोडक्शन दिया, लोग सारा बता दीजिए अंदर आपसे क्या क्या पूछा। हाँ जी, तो सबसे पहले जैसे जो 5 मेंबर की कमेटी थी, तो उनमें एक टीचर थे, सर ने कहा भाई आप अपना इंट्रोडक्शन दो। ठीक है। तो जैसे उन्होंने बोला, तो पहले ये था कि मैं अपना नाम तो बताना नहीं, तो मैंने बस जस्ट कहा था आई एम 45, मतलब 45 जो नंबर मिला था वो मेरी आइडेंटिटी। ठीक है। बस इतना बताने के बाद सर फिर दूसरा क्वेश्चन के लिए रेडी हुई मैम जो भी थी, तो मैम ने पूछा कि आपका सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक कौन सा है। अच्छा, तो मैंने जवाब दिया प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है। हाँ जी, तो प्लांट फिजियोलॉजी से मैडम ने क्वेश्चन किए। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन थे वो? हाँ जी, जैसे कि आपको बताना है फ्लोएम का लोडिंग अनलोडिंग कैसे होता है, उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करना है, कोई एक्टिव प्रोसेस होती है, पैसिव प्रोसेस होती है, ऐसा कुछ पूछते हैं। ठीक है। कहाँ से जो अपना जो फूड है वहाँ से ट्रांसपोर्ट करता है, सुक्रोज कहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है, तो वो सारी चीजें थोड़ा बहुत बता दिया। हाँ जी, उसके बाद जैसे ही मैंने वो क्वेश्चन कंप्लीट किया, नेक्स्ट जो मैम बैठे थे उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन किया। ठीक है। अब ये नहीं कि आपने प्लांट फिजियोलॉजी बताया तो प्लांट फिजियोलॉजी ही क्वेश्चन किए, तो मैडम जो वहाँ पे बैठे हैं वो अपने हिसाब से क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। जैसे उन्होंने फिर नेक्स्ट मैम ने अपना रिप्रोडक्शन से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन कर लिया। क्या क्वेश्चन था, याद हो तो? हाँ जी, जैसे कि अपना ट्रांसपोर्ट होता है, जो स्पर्म फॉर्मेशन होती है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की, जैसे स्पर्मोजेनेसिस होती है, तो उसका पूरा प्रोसेस की कहाँ से स्पर्म जाता है अपने, जैसे कि सबसे पहले वास्ट डिफरेंस से होते हुए कहाँ पे पहुंचेगा वो, हाँ सारा प्रोसेस बताना पड़ेगा। ठीक है। हेलो। हाँ जी सर। उसके बाद क्वेश्चन? उसके बाद सर कई क्वेश्चन, जैसे कि उन्होंने जैसे वर्कर बी वगैरह के बारे में पूछा कि वर्कर बी और जो ड्रोन होता है उनके बारे में थोड़े क्वेश्चन पूछे। अब ये नहीं कि जैसे 10 से 12 जो मेरे 10 से 12 मिनट के अंदर मेरे से 10 से 12 क्वेश्चन पूछेंगे, 15 क्वेश्चन आसपास। अच्छा। तो उसमें से ये नहीं कि आपको सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। पर आपको जो क्वेश्चन नहीं आता आपको सिर्फ बोलना है सॉरी कि मेरे को क्वेश्चन नहीं आता, मैं नहीं बता सकता, और आपको वो खुद बोल देंगे। अगर आप खुद बोल देंगे कि आप जिस लैंग्वेज में बताना चाहते हो, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में, या बहुत लैंग्वेज आप यूज करना चाहते हो, तो दोनों लैंग्वेज भी यूज करके आप उनको बता सकते हो। बस उनका मेन मोटो ये रहता है कि आपको क्वेश्चन बताना का जो तरीका है वो कैसा है, आप एक्सप्लेन कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। ठीक है। हाँ जी सर। उसके अलावा कोई और क्वेश्चन याद हो सर आपको किसी टॉपिक से ध्यान आ रहा हो? भाई मैं ये पूछ रहा था। तो सर जैसे हर एक टॉपिक, जैसे बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछ लिया था, टेक्निक्स के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया था एक दो, जैसे कि टेक्निक्स क्या होती है, पीसीआर के बारे में जैसे पूछ लिया था। पीसीआर के बारे में जो टेक्निक आपने सुना है कोई नाम, तो हमने पहले तो उसकी फुल फॉर्म बता दी, पीसीआर ये होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। उसके बाद जो उसमें एंजाइम यूज होते हैं पॉलीमरेज वगैरह जो, तो वो चीजें हमने बता दी उनको। ठीक है। इसके अलावा सर कोई पेडागोगी से क्वेश्चन या जनरल क्वेश्चन पूछा, भाई टीचर क्यों बनना चाहते हो, या पेडागोगी से या ज्ञान से कुछ ऐसा कुछ नहीं था ना? सर ऐसा तो कुछ नहीं था, वैसे एजुकेशन पॉलिसी से क्वेश्चन पूछ लिया था कि एनईपी के बारे में आपको पता है, तो मैंने कहा हाँ जी सर पता है, तो वैसे उसकी फुल फॉर्म बताई थी, इससे बस मैंने कुछ ज्यादा कुछ पूछा नहीं था। अच्छा। उसके बाद सर क्या नाम है, डेमो लिया था आपसे, पढ़वा के देखा था आपसे? डेमो सर मेरे से डेमो नहीं लिया, बाकी कुछ एक स्टूडेंट जो साथ के थे हमारे वो बता रहे थे कि हमसे डेमो लिया गया था। बाकी हर एक जो कमेटी है उनका अलग अलग माइंड था, उसके हिसाब से वो क्वेश्चन। अच्छा, मतलब आपसे डेमो नहीं लिया गया था? हाँ जी सर, मेरे से डेमो नहीं लिया। अच्छा, मतलब आपको अंदाजा हो कितनी देर आपका इंटरव्यू चला था? 12 से 15 मिनट इंटरव्यू चलेगा सर आपका, नॉर्मल बात है, नॉर्मल इंटरव्यू। अच्छा, 12 से 15 मिनट इंटरव्यू सर का चला था। सर ने रिकॉल करने की आपको क्वेश्चन टॉपिक आइडिया दे दिया, भी कहाँ से पूछे थे, एनईपी का क्वेश्चन जरूर पूछा था, वो भी फुल फॉर्म पूछी थी। हाँ जी सर, एनईपी का क्वेश्चन आया था। उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा, ना पेडागोगी से ना कुछ और, तो ज्यादा आपको डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपको अपने सब्जेक्ट की स्पेसिफिक नॉलेज होनी चाहिए। हाँ जी सर। उसके बाद सर जैसे इंटरव्यू खत्म होता है, आप बाहर आते हो। हाँ जी सर। तो आपको क्या कॉन्फिडेंस था, आप सेटिस्फाइड थे इंटरव्यू, आपके इंटरव्यू से? देखो सर, जैसे हमने इंटरव्यू शुरू किया था, जैसे मेरा इंटरव्यू शुरू हुआ, तो इंटरव्यू का जो माहौल वो बनाते हैं खुद ही, जो टीचर बैठे सामने वो बिल्कुल आपको रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं। हर एक क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता, जैसे उन्होंने एनईपी का पूछा तो मैंने कहा सॉरी नहीं आता, तो थोड़ा वो क्वेश्चन पूछने की कोशिश करते हैं, एजुकेशन पॉलिसी के बारे में कुछ बता सकते हो, अमेंडमेंट हुए, तो मतलब कि अगर ये नहीं कि कोई क्वेश्चन नहीं आता तो घबराने की, वो पहले कह देते हैं आपको क्वेश्चन नहीं आया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन जब पूछते हैं उसका अच्छे से जवाब दो, हिंदी या इंग्लिश में। और जैसे ही इंटरव्यू हुआ तो कॉन्फिडेंस ये था इंटरव्यू, तो हमने जैसे निकले रूम से निकलने के बाद सेटिस्फेक्शन ये थी हाँ जो हमने बताना था हमने बता दिया। ठीक है। हाँ, अब हिंदी इंग्लिश ये नहीं, हमने हिंदी में बताया, इंग्लिश बताया, तो हमने उनको पूरा अच्छे से हिंदी में, जैसे मैंने दोनों लैंग्वेज का यूज किया, बीच में इंग्लिश का बीच में हिंदी का, तो उनका ये मैटर नहीं था कि आप हिंदी में दे रहे हो इंग्लिश में दे रहे हो। आप तो देखना चाहिए, आप बता रहे हो बस कैसा एक्सप्लेन कर रहे हो किसी क्वेश्चन को, आप एक टीचर जैसे कैसे एक्सप्लेन करते हैं, तो वैसे आप एक्सप्लेन करना था, तो पहले गुड है, आपको अच्छे से जज करेंगे। ठीक है। उसके बाद आपका जैसे मैंने सुना अभी रिजल्ट आपका 1 घंटे बाद ही आ गया था, आप आ नहीं सर, तो उसमें आपने अपना नंबर देखे, तो भाई आपको एक बार क्या ये विश्वास हुआ कि भाई सिलेक्शन हो गया है, क्योंकि पूरी प्रोसेस प्रेडिक्टेबल थी? हाँ जी सर। तो आपने देखा भाई मेरा सिलेक्शन हो गया है,
आपके उस समय भाई आप टॉपर भी थे, तो क्या ये पूरी दौरान आपने ये सोचा था भाई कि मैं टॉपर आऊंगा, या बस आपका ये था कि मैं अपनी तरफ से अच्छा परफॉर्मेंस करूंगा? हाँ जी सर, जैसे हमने प्री से तैयारी करनी शुरू करी तो उस टाइम ये था वैकेंसी आई है, बहुत सालों बाद आई है, और इसमें 3 स्टेप है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। तो उस हिसाब से हमने क्या किया, प्री मेंस में तो सब्जेक्ट आया, तो पहले तो सब्जेक्ट को इतना घोट दो, अच्छे से कर दो, मतलब पूरी एनसीईआरटी है, जो भी आपको चीज यहाँ से मिले उसको करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आएगा। प्री होता है ना, आपको कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस के साथ आपके ऊपर चैलेंज भी आता है, बेंच की तरह आपको। तो प्री करने के बाद जैसे ही आपका प्री होता है तो कॉन्फिडेंस ये होगा कि हाँ मैं कुछ तो कर सकता हूँ। उसके बाद मेंस आपने दिया, मेंस में पूरी तरह अच्छा किया, आपका रिजल्ट आया, हाँ भाई अब मेंस में भी आ गया, आपको 2 गुना में लड़ाई करनी है। तो जैसे ही आप जाते हो तो सारे जो 2 गुना में आते हैं सारे पढ़ने वाले बच्चे आते हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल फेयर सिस्टम सर, बिल्कुल मतलब कहेंगे कि बिल्कुल ये नहीं है भाई, हमने भी सोचा नहीं था हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब ये था कि आपको ये था मैंने काम अच्छा किया है, और मतलब आपको जब आपका सिलेक्शन हुआ आपको ये महसूस हुआ मैं बिल्कुल फेयर एंड फाइन हुआ, आपको किसी भी प्रकार का कोई फोन कॉल या कुछ ऐसा आपने ना आपके पास आया ना आप फंसे तक? हाँ जी सर, ऐसा कुछ नहीं था। और जैसे हम बस में बैठ के आए थे, रास्ते में पहुंचे, 12 के आसपास पहुंचे थे, तो इतनी देर में जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो गया था, फोन भी आने शुरू हो गए यार दोस्त के कि आपका हुआ नहीं हुआ। तो कुछ टाइम देखा रिजल्ट में नाम था तो कोई खुशी भी हुई, हाँ हमने फेयर सिस्टम से सिलेक्शन लिया है, अपनी मेहनत से सिलेक्शन लिया, तो वो अलग टाइप की खुशी थी। बिल्कुल सर, अब लास्ट में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आपने भाई जो आपके साथ रियल एक्सपीरियंस हुआ इंटरव्यू में वो आपने शेयर किया, ड्रेस से लेके डॉक्यूमेंट से लेके अंदर इंटरव्यू क्या है उसको लेके, कोचिंग माफिया को लेके, और पैसे वाले जो पैसे अपने देखो भाई सर ने भी खुद बताया है 7 तक इन्होंने दी नहीं है, और फिर भी आप पैसे वाले के चंगुल में फंसोगे तो उसका तो कोई इलाज है नहीं। तो आप इंटरव्यू है 2 से 6 दिसंबर, और आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे जो नए बच्चे हैं खासकर उनको, कि भाई लास्ट टिप्स लगा लो या कोई मोटिवेशन आपकी तरफ से, क्या मैसेज है कि भाई आप क्या कहना चाहोगे उनको? सर बस मेरा तो मैसेज यही है कि जैसे आप स्टूडेंट लाइफ में आप जी रहे हो तो संघर्ष आपका शुरू से चलता आ रहा है, आप शुरू से मेहनत करते आ रहे हो, आपके एग्जाम क्लियर हो रहे हैं नहीं हो रहे, तो ये है ना कि आपकी उस पर शक नहीं किया जा सकता, आपकी एबिलिटी पे शक नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, तो आपको जैसे आपका एग्जाम क्लियर होता है, प्री या मेंस, तो जो भी आप चीजें दे रहे हो वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस और आप कितनी प्रिपरेशन कर रहे हो सबसे अच्छी बात मानी जाती है। तो मेन बात ये है कि आप लगे रहिए, अपना जो सब्जेक्ट है उसको कवर अप करते रहिए अच्छे से, और बेफालतू की बातें सुनकर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। और बिल्कुल फेयर सिस्टम से आपका सिलेक्शन होगा, अगर आपने तैयारी की है तो आप सिलेक्शन जरूर लोगे। बस यही मेरा लास्ट में बात कहनी है। ओके सर, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया, इससे नए बच्चों को रियल और जो अंदर की सिचुएशन है वो जानने का मौका मिला, क्योंकि सोशल मीडिया पे हाइप ज्यादा होती है, हाँ जी, सेंसिटाइज किया जाता है, जिससे फिर बच्चे भटक जाते हैं, वो अच्छी तैयारी नहीं हो पाती है, सिलेक्शन होना ना होना वो एक अलग मैटर है। हाँ जी सर, यही हमने आपकी बातों से सीखा, भाई हम अपनी तरफ से क्या कोशिश करे हैं वो मायने रखता है, सिलेक्शन हो ना हो वो एक अलग बात है। हाँ जी सर, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और आप ज्वाइन हो चुके हो? हाँ जी सर, ज्वाइनिंग में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई आपको? नहीं सर, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई, आप जो भी आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं उसके बाद डीएससी में आपको जाना पड़ता है, वो आपसे फिर एक इंटरव्यू करवा लेंगे हम आपका, एक बार जैसे ही आपका ये इंटरव्यू हो जाए रेस्ट ऑफ हमारा, उसके बाद फिर आगे की प्रोसेस के लिए एक अलग इंटरव्यू रखेंगे। तो सर ने हमको कीमती समय दिया, उसके लिए हम सभी विजडम इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस के स्टूडेंट धन्यवाद दे सकता है। भला हो जाए, बस यही हमारी कोशिश है। ओके सर, धन्यवाद सर। हाँ जी, पूरा इंटरव्यू मैंने लेने की कोशिश की, आप भी थोड़ा पेशेंस से सुनिएगा, जो आपके डाउट थे वो मैंने लेने की कोशिश की। इंटरव्यू कैसा लगा वो आप बताइएगा, सजेशन दीजिएगा। थोड़ी साउंड में प्रॉब्लम आ सकती है, आगे के जो इंटरव्यू होंगे वो शॉर्ट होंगे। ये इंटरव्यू मैंने प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों का एक्सपीरियंस पूछा, ताकि आपको पता चल सके कि एक सिलेक्टेड बंदे की कितनी मेहनत लगती है सिलेक्शन पाने में। आगे के इंटरव्यू छोटे होंगे, वो मेरी तरफ से ही मैं खुद उस सजेशन को अप्लाई करूँगा। और थोड़ी सी साउंड की प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा साउंड को कम करके सुन सकते हो आप, थोड़ा सा हल्का वॉल्यूम को। और कोशिश की है, जो रियल एक्सपीरियंस था सर ने वो शेयर किया है। बाकी साउंड के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, यही इक्विपमेंट आपके मेरे पास है तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। धन्यवाद आपका, सजेशन ज़रूर दीजिएगा। फिर भी कोई डाउट बचता है आपका वो कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा। धन्यवाद।